सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा एवं योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। वहीं महाकुंभ को लेकर दिए जा रहे निमंत्रण पर कहा कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, हमने अपने धर्म में सीखा और पढ़ा है कि ऐसे आयोजनों में लोग खुद आते हैं। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ राहुल कुमार कंबोज जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रैंकफर्ट से, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आज वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हम लोगों से मिल रहे हैं। इधर राहुल कुमार कंबोज जी से बहुत दिनों से लगातार बात हो रही थी, कभी फ़ोन पर कभी पत्र द्वारा इनकी जानकारी मिलती थी। और मुझे याद है जब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे तो इनके माध्यम से शोक संदेश नेताजी को लेकर के आया था। उसके बाद से लगातार मैं इनके संपर्क में रहा हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हम लोग यहाँ पर लखनऊ में मिल रहे हैं। लखनऊ में मिलने के साथ साथ आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो रिश्ता बन रहा है, जो हमारा आपका जुड़ने का संबंध बन रहा है, उसको हम और कैसे गहरा बनाएं, एक दूसरे के साथ चल कर के इस प्रदेश के और इस देश की जनता को क्या लाभ पहुंचा सकें। मुझे खुशी होगी कि आज जब हम मिले हैं तो आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए और हम लोग मिलकर के कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे यहाँ की जनता को और खासकर जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनका भविष्य बन सके। मैं आपका जब बायोडाटा देख रहा था तो उसके ऊपर सबसे पहले लिखा है बिल्डिंग ब्रिजेस और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के बीच में ब्रिजेस बनाएं, ब्रिजेस बन करके काम करें और उसी से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसी से हमारे रास्ते खुलेंगे। आज की पीढ़ी को सबसे ज़्यादा नौकरी रोजगार की ज़रूरत है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल्स हो जाए उनके अंदर। हर नौजवान मेहनत करना चाहता है, वो अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहता है, वो भी खुशहाली देखता है तो अपने परिवार को खुशहाल बनाना चाहता है। काम काज करके, मेहनत करके वो अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहता है। हमें खुशी है इस बात की कि जर्मनी जैसा संपन्न देश, वहाँ पर एक हमें मित्र मिले हैं जिनसे लगातार हम लोग संपर्क कर करके दूरियां कम करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं जर्मनी गया था एक ऑफिशियल ट्रिप पे सरकार की तरफ से, उस समय जो सरकार के हमारे लोग थे, जर्मनी जाने का प्रोग्राम बना था। उस समय सबसे पहले हम लोग फ्रैंकफर्ट में उतरे थे, आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में। और उस समय समाजवादी सरकार में हाईवे बनना था, इनिशियल स्टेजेस चल रही थी, और भी रास्ते थे हैनोवर पहुंचने के, और भी रास्ते थे जाने के। लेकिन उस समय मैंने तय किया कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से हम लोग ऑटोबान सड़क से ही जाएंगे। कम से कम जर्मनी की जो सबसे बेहतरीन सड़क है, किसी ज़माने में बनी थी, वो आज भी सड़क वैसी की वैसी दिखती है या उसमें और बढ़ कर के सुधार हुआ है। जो सबसे बड़ी लाइफलाइन या यूरोप की या जर्मनी की मानी जाती है और बहुत हिस्टोरिकल रोड है वो ऑटोबान, उस समय मैं खुद चल करके फ्रैंकफर्ट से हैनोवर पहुंचा था। उसी समय मन बनाया था कि अगर सड़क यहाँ पर इतनी अच्छी बन सकती है तो कम से कम इसके बराबर भी उत्तर प्रदेश में हम लोग सड़कें बनाने का काम करेंगे। और यहाँ पर जितने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं या जो हमारे समाजवादी साथी मुझे हॉल में दिखाई दे रहे हैं, इन सब ने महसूस किया होगा कि जब वो आगरा लखनऊ में चलते हैं तो इनको दुनिया की बेहतरीन सड़कों में वो सड़क दिखाई देती है और देश की सबसे बेहतरीन सड़क आज भी है।
और जिस समय उद्घाटन हुआ था, नेताजी का जन्मदिन था, हम लोगों ने सबने मिल करके उस उद्घाटन के कार्यक्रम को सफल ही नहीं बनाया था, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो थे, सुखोई और मिराज, उनका टचडाउन उस हाईवे पे कराया था। वो समाजवादियों की सड़क थी और समाजवादियों ने ऐसी डिजाइन सड़क की कि बाद में जो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पर उतरे थे वो भी समाजवादियों की डिजाइन की हुई सड़क थी। और जब मैं हैनोवर गया, वहां पर जो एग्जीबिशन थी उसमें शामिल हुआ, कार्यक्रम किया। एक बहुत फेमस वहां पर जू था, चिड़ियाघर, उसको भी मैं देख करके आया। और जब मैंने चिड़ियाघर देखा वहां पर, तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ वहां पर। उसके बाद मैं लखनऊ के अधिकारियों को बुला करके, जो लखनऊ के चिड़ियाघर को देखते हैं, और उस विभाग के जितने भी संबंधित अधिकारी, उनको बुला करके मैंने कहा कि आप लोग भी यहाँ से सामान बांधिए, कुछ दिन हैनोवर देख करके आइए, वहाँ का जू देख करके आइए। वो अधिकारी जू देख करके आए थे। उसके बाद आपके लखनऊ के चिड़ियाघर को कुछ सुधारा था उन्होंने। जितना समाजवादियों ने सुधारा उतना ही सुधरा है, उसके बाद कोई सुधार उसमें अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद मुझे, क्योंकि मुगल म्यूजियम बनाना था, यूरोप के बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड, वो बर्लिन में रहते थे, उनकी ऑफिस बर्लिन में थी। हमारे एक साथी से परिचय हुआ, हम लोग उनके पास गए और उनका प्रेजेंटेशन देखा मुगल म्यूजियम को लेकर के, और वो काम आगे बढ़ाया समाजवादी सरकार में हम लोगों ने। यहाँ पर बहुत सारे साथियों को पता होगा कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था। उसका सिविल वर्क पूरा हो गया, जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार गई, वो भी काम वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ है। मैं वहां पर एक बार गया था अचानक उस म्यूजियम को देखने, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो एसी नहीं लगे हैं, ये एसी कब लग जाएंगे? उसने कहा कि ये तो एसी खुले ही नहीं, इनकी वारंटी अपने आप खत्म हो गई है। तो वो जर्मनी के, और बाद में कुछ वर्षों के बाद, पिछले वर्ष 24 से पहले, डेविड चिपरफील्ड जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, यूरोप का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब बाहर हम लोग जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दुनिया कहां पहुंच गई है और हम कहां उलझे हुए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने का काम करेगी और एक बार फिर हम लोग विकास के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पर जाएंगे। हालांकि बहुत सी चीज़ों में हम लोग बहुत सुधार लिए हैं, अभी बहुत सुधार होने की ज़रूरत है। जर्मनी जैसा देश, जहाँ पर अभी भी बैलेट से वोट पड़ रहा है और हर स्तर पे जो चुनाव होता है वो बैलेट पे होता है, कहीं ना कहीं भारत में भी वो भरोसा, वो ट्रस्ट हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने वोटिंग सिस्टम और अपनी संस्थाओं के प्रति, जो अभी हम लोग खो रहे हैं भरोसा। हमें उम्मीद है कि राहुल कुमार कंबोज जी के आने के बाद हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। और जब से आपने कहा है कि जर्मनी में आपको बुलाया जा रहा है, हम सब जा सकते हैं, मैं चेहरे पढ़ सकता हूँ, बहुत लोग जाने के लिए तैयार हैं। मैं तो कोई वो ऐसा रास्ता ढूंढूंगा, कोई बस से जा सके हों तो सबको ले चलें। कई देश घूमते हुए, क्योंकि काम नहीं है अभी हम लोगों पर, हम सब लोग मिल करके चलें। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए। जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा, पार्टी से छुट्टी लेकर के सच्चे पत्रकारों को भी ले चलेंगे। मैं आप सबका, पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ आए। और हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा है कि हम लोगों को अब प्रेस से गुस्सा नहीं करना है, तो 24 जाते ही कोई गुस्सा नहीं होगा प्रेस से, क्योंकि आपके बारे में हम सब लोग जान गए हैं अब। इसलिए गुस्सा करने से फायदा भी क्या है। नहीं, अब 24 के बाद आगे भविष्य में गुस्सा ही नहीं होंगे हम लोग। ये संकल्प हमारे नए वर्ष का है।
क्योंकि बात खुल गई है सबकी। तो गुस्सा करने से फायदा क्या है। नए वर्ष पे आपको भी बधाई। और अगर चाचा कुछ कहना चाहेंगे तो चाचा भी कह सकते हैं, स्वागत कर दें। और फिर सवाल कोई पूछना चाहेगा तो पूछ लें। हैं? क्या चीज़? नहीं, आज ही संकल्प ले ले, फिर कहाँ मिलेंगे। आपको बधाई देंगे नए साल की। नए साल के आप सब लोगों को बधाई। और नए साल के आगमन पर जो जर्मनी से हमारे बीच में मेहमान आए हुए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह ही दिया है कि 24 की बातें हम सब लोग भूल गए और आगे हम लोग 25 में नई नई बातें करेंगे देश और प्रदेश के लिए। और देश और प्रदेश में हम लोगों को, खासकर समाजवादियों को, ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल कर के, और खासकर समाजवादियों से कहेंगे कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। तभी जो कंपोज साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया है, तो निश्चित हम लोग मिल कर के, जर्मनी और हम लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग इस कामयाबी की ओर बढ़ें, जिससे यहाँ के जो उपेक्षित लोग हैं, खासकर किसान हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका आगे चल कर के सही रास्ता मिल सके और हम लोग खुशहाली की ओर और देश की तरक्की पर पहुँचे। तो हम कंपोज जी का आज यहाँ पर स्वागत करते हैं और हम लोग इसी तरीके से मिल कर के अपने हिंदुस्तान को ऊंचाइयों तक मिल कर के ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। चले वहीं क्या रखा है। जी जी। मैं प्रकाश की बात ही करता हूँ और मैं ये लेट मी कम बैक टू 2015 वन ऑफ द प्रपोजल जो अखिलेश जी ने उस टाइम जर्मनी में भी दिया था, इट वाज अबाउट सोलर एनर्जी। और आपने देखा होगा कि पिछले कितने वर्षों में इस चीज़ को कितना ही हाइप दिया, कितनी इसके ऊपर एजुकेटेड लोगों ने कंपनीज बिल्टअप की हैं। और अभी आई थिंक लास्ट ईयर तक हमारे नेशनल से भी फंड आता था कि जो भी सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा हमारी गवर्नमेंट उसको आगे देगी। बैलेट वोटिंग तो बैलेट वोटिंग है। अच्छा, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, केसेस चले वहाँ पर जर्मनी में, आप बेहतर बता सकेंगे। हाँ। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, अविश्वास जब ईवीएम पे हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, तो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ का फैसला है
कि अगर आप ईवीएम इस्तेमाल करेंगे वोटिंग तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो जब जर्मनी जैसा देश ये बात मान रहा है और वहाँ के लोगों को जितना भरोसा होना चाहिए था ईवीएम पे नहीं रहा, उसी का परिणाम तो है। एक बहस लंबी है कि लोगों ने इसको क्यों केस लेकर के गए, वहाँ केस क्यों पहुंचा। वही हमारी आपकी परिस्थिति है, हम हार जाएं लेकिन हमें भरोसा होना चाहिए कि हम हारे हैं। यहाँ हम हारने के बाद भरोसा नहीं कर पा रहे और जीतने वाले के बाद जीतने वाला भरोसा नहीं कर पा रहे। आप ये बताओ, जो जीते उनके चेहरे क्यों डाउन रहते हैं? सोचिए ना, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ हेरा फेरी की है। उस हेरा फेरी से बचने के लिए हम चाहते हैं बैलेट पे वोट डालें। एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है जिसमें डाटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत हाई है। सो उसमें वो चीज़ आपको बैलेट के थ्रू करते हैं तो कम से कम उसमें आप रिकॉल कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ को कोई भी ऐसे इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता, वो काफ़ी हाई है। इसलिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बैलेट पेपर के ऊपर ही अब तक सारा कार्रवाई हो रही है। देश का सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज में होने जा रहा है। सरकार बहुत तैयारी कर रही है, आप और आपकी पार्टी लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपका अनुभव रहा है प्रयागराज में कुंभ कराने का, उस अनुभव के आधार पर आपको तैयारियां कैसी लग रही है? सरकार के सवालों को क्या कहेंगे और जो आप सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो और सरकार जो सहयोग चाहे समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस और 20 से ज़्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो एज ए विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब देखिए सरकार कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने पीडीए पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। और अगर आप चाहो तो मैं वीडियो अभी प्ले करूंगा, वो रियलिटी चेक अभी प्ले करूंगा, मैं अभी प्ले करूंगा। हालांकि कार्यकर्ता पे मुकदमे लग जाएंगे तो आप और हम दोनों चलेंगे लाठी खाने के लिए। और अगर देखिए अगर कार्यकर्ता पे मुकदमे लगेंगे तो हम सब अपने मोबाइल खोल करके पूरी पोल खोल देंगे कुंभ की। अभी प्ले करा रहा हूं मैं। तो इस समय जो हार्वर्ड ने स्टडी की थी, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि वो किताब मैं ज़रूर आपको दूंगा, जो किताब में स्टडी हुई थी और कितना अच्छा उस समय आयोजन के बारे में कहा गया था। मैं थोड़ा वक्त ले रहा था इसलिए कि वीडियो ढूंढ लिया। वो आजकल व्यवस्था है ना कि जो उड़ जाता है, मैंने वीडियो ढूंढ लिया रियलिटी चेक का। अब मैं कहूँगा आशीष जरा प्ले करना है रियलिटी चेक का। हमने अपने पत्रकार से भी रियलिटी चेक करा दिया, पत्रकार का रियलिटी चेक। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पत्रकार साथी हमारा सहयोग करना, क्योंकि अगर जर्मनी जाना है तो सच्चा पत्रकार बनना पड़ेगा। नहीं, सच्चा पत्रकार, परीक्षा नहीं है कोई। और ये कुंभ का सवाल तो है ही, तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहाँ करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो इस समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। अब ये पर्ची है मान लीजिए किसान की, गन्ने का रेट क्या है जो सरकार ने तय किया है? भाई पेराई सीजन शुरू हो गया है, क्या गन्ने की कीमत बढ़ा दी सरकार ने?
क्या गन्ने का भुगतान हो रहा है? रेट क्या तय किया सरकार ने इस पेराई सीजन का? जो ये सीजन चल रहा है, सरकार क्या रेट दे रही है गन्ने का किसानों का, ये बताएं। क्या रेट वो घोषित होगा जिससे उनकी आय दोगुनी हो जाएगी? और महंगाई के हिसाब से क्या आय दोगुनी हो रही है उनकी? और फिर अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंचा दी? 5वें नंबर पे, 3वें नंबर पे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो, उत्तर प्रदेश की सरकार तो 1 ट्रिलियन को छोड़ ही नहीं रही है। और इतना 1 ट्रिलियन बोल देगी, इतना 1 ट्रिलियन बोलेगी, आपको लगेगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है यूपी की। सोचिए आप। तो जो सवाल वो है, उसके अलावा ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि अभी भी गन्ना किसान का रेट तय नहीं हुआ है। बिजली महंगी है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरी रोजगार है ही नहीं। इसलिए मैं कहूँगा हमारे पीडीए पत्रकार का, रियलिटी चेक पत्रकार का चलाएं। मेरे पत्रकार साथी, सच बताऊं मैं, जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा, वो इसलिए खुदाई चल रही है। आप लोग, एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले। अंग्रेजी अखबार के, एक प्रतिष्ठित अखबार में एक सरकार का पूरा ऐड आया था। इंडियाज इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने। और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको। और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है। सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग। और फिर कब तक? 27 तक जमीन एक्वायर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत समझदार अधिकारी है, वो जानता है कि काम ऐसे ही करते रहो, फाइल चलाते रहो, 27 में जब सरकार बदल जाएगी तब असली इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लिखा है, ये पढ़िए आप। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तो अखबार का ऐड है इनका। और फिर जो एमओयू किए थे, अब उनसे नहीं हो रहा, सीडीआर रेशियो उनसे नहीं बढ़ने जा रहा बैंकिंग का। जो बड़े बड़े एमओयू हुए थे, जो हमने सबने कैमरे और टीवी पे देखा था, तो उसमें सीडीआर रेशो बढ़ाने की बात हुई थी। तभी बढ़ता कि जब इन्वेस्टमेंट आता था, वो लोन लेते तो सीडीआर रेशो स्टेट का बढ़ता। अब स्टेट का सीडीआर रेशो नहीं बढ़ रहा है, सीडीआर रेशो नहीं बढ़ रहा है स्टेट का। कह रहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोन दिलवाएंगे। जो हमारा एक साथी कह रहा था उधार, अब बताओ कितना हो गया उधार। ये उधार में सबसे आगे निकल जाएंगे, नंबर 1 होंगे उधार में। सबसे ज्यादा कर्ज ये करके जाएंगे, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे लोग, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जान ले कि ये सरकार पूरा खजाना खाली कर देगी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।